अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात से। बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया, जिसमें दीगर शोबों में ताउन को वसअत देने से मुतालिक तो मुआहदे हुए, लेकिन साथ में बताया गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में भी जो ताल्लुकात हैं उनको वसअत दी जा रही है, जिसमें कई एक इश्यूज़ हैं, जिसमें ट्रेनिंग से लेके साइबर सिक्योरिटी और बहुत से और भी डिफेंस रिलेटेड गोया के शोबे हैं, जिनमें दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को वसअत देंगे। और साथ में ये भी बताया गया है कि यूएई अपने जो ऑयल रिज़र्व्स हैं वो कहीं भारत में जाके बनाने जा रहा है। तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है ख़ित्ते में, ऐसे में कि जब मशरक़ वस्ता इस वक्त की जंग की लपेट में है। अगरचे एक सीज़ फायर हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हालात कशीदा हैं। ऐसे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का यूएई का दौरा और वहाँ पे दीगर मामलात के साथ साथ डिफेंस गोया के टाइज को वसअत देना, इसका मतलब और मानी क्या है, और क्या इन तमाम मामलात को दे के पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सर इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा आप एनालाइज़ करें कि इस मौके पे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का यूएई जाना, और वहाँ पे अगरचे दीगर शोबों में भी कहा जा रहा है कि ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा, बट डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, क्या कहेंगे? जी, इसका नाम तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क रखा है, मगर ये ब्रॉडर उनका जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है ये उसका हिस्सा है। और आपको मालूम होगा कि इनके तो देरीना ताल्लुकात हैं। 43 लाख इंडियंस यूएई में हैं, और इसके बाद हमें ये भी मालूम है कि I2U2 वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको मिडिल ईस्ट क्वाड का नाम भी दिया जाता था। जी उसमें भी इंडिया और यूएई इजराइल के साथ शामिल थे। और अब चूंकि उनको इकोनॉमिकली एलपीजी एलएनजी एनर्जी क्राइसिस का सामना है, और इस वजह से भी वो चाहते हैं कि कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स न सिर्फ भारत में है बल्कि वो फुजेरा जैसी जगह पे वो 30 मिलियन बैरल्स के लगभग उसको रखने का उनका इरादा है। जी क्योंकि वो वल्नरेबल है, बट वो उनको आपस में उन्होंने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है। बैंक्स आपस में उनके मर्ज हो रहे हैं। एनबीडी और एक इंडियन बैंक है रत्नाकर, उसने उसमें 60% स्टेक लिया है। तो इनकी जो लॉन्ग टर्म ये जो पार्टनरशिप है इकोनॉमिक, ये उसी का सबसेट है। ये डेवलपमेंट जो दिफा सर। की है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये उसी झुकाव का हिस्सा है जो एब्राम अकॉर्ड्स में यूएई उसका इसराइल के साथ है, और I2U2 का भी वो हिस्सा है। सऊदी अरेबिया के साथ भी थोड़ी सी इसकी चपकलेस चल रही है। तो पाकिस्तान चूंकि सऊदी जी अरेबिया का तस्वीराती हलीफ है, तो इसने ये गनीमत मौका जाना कि चलें भारत को भी टैग इन कर लिया जाए। दो कि मैं समझता हूँ कि यूएई को भारत के लिए दिफा की ज़रूरत नहीं है। उसका इन्हिसार ज़्यादा इसराइल या अमरीकी इमदाद पे ज़्यादा है। उनकी हार्डवेयर भी अमरीकी है ज़्यादातर। मगर यस, चूंकि वो एक बड़े एक इकोनॉमिक सबसेट का हिस्सा है, तो इसमें वो साइबर और बाकी जो इसकी ट्रेनिंग और जो कुछ हार्डवेयर उसकी जो आपस में शेयरिंग, जो उसका मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स जी जी होते हैं, उनको ये लोग आपस में वो इस वक्त कोलैबोरेट कर रहे हैं। मगर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि यूएई के साथ इनका पुराना ये मामला चल रहा है, और हम कंफर्टेबल हैं। हमने भारत को भी नाकू चने चुवाए हैं। उसके बाद जी सऊदी जी अरेबिया का जो हम पे एतमाद है वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान जो है उसका जो दिफाई एक शोबा है वो बड़ा मजबूत है, और उसको कदर की निगाह से देखा जाता है। सही सही है। लेकिन वकील साहब, इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा और रीजन के सतह पे इसको और एनालाइज करें तो ख़ुद जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर कहा जाता था कि सऊदी अरब हमेशा लीडिंग रोल में रहा है और बाकी सब उन ममालिक उनको फॉलो करते थे। लेकिन अब आपको लगता है कि इस तरह के पैक्ट को लेके ख़ुद गोया के गल्फ़ के अंदर एक नया पावर सेंटर यूए की शक्ल में क्रिएट हुआ है, और फिर अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अगर हम देखें, बड़े देरीना रहे हैं हमारे ताल्लुकात। रहीम यार ख़ान में हम कहते हैं वो सेकंड होम कहते हैं इसे, पाकिस्तान को अपना। बट आपको लगता है कि अब यूएई की फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर भारत गोया कि एक तरजीही मुल्क है और पाकिस्तान कहीं सेकेंडरी पोजीशन पे चला गया है?
नहीं, चला नहीं गया, ये पहले से ही ऐसा है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले अच्छा। में, जैसे मैंने पहले बताया कि ये काफी अरसे से उनका झुकाव इजराइल की जानिब था, भारत की जानिब था। और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान तो उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहता, और अभी कहाँ है इस चीज़ का कि वहाँ उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहें, जैसे कि दीगर जीसीसी ममालिक के साथ हैं। सऊदी अरेबिया के साथ अलबत्ता हमारे ताल्लुकात बहुत क्लोज हैं। अभी एक मंजरनामा तश्कील पा रहा है जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, पॉसिबिलिटी इजिप्ट की भी है, और पाकिस्तान, ये एक ग्रुप बन के उभरे हैं। और अगर ये कोई जी। पोस्ट वॉर सेटलमेंट हो जाती है ईरान की अमेरिका के साथ, तो फिर ईरान भी इस ग्रुपिंग में अपना हिस्सा डाल सकता है। यूएई, अलबत्ता बहरीन, इंटरेस्टिंग। यूएई, इसराइल और अमेरिका और भारत, वो एक इनके दरमियान जो मुफादात का आपस में मुताबिकत है, सो लेट्स एक्सेप्ट दैट। मगर मुल्कों के मुफादात होते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और भारत चूंकि उसकी एक बहुत बड़ी सही। इकॉनमी है, उसकी स्केल है, तो वो जाहिर है इकोनॉमिकली वो उनके लिए इंसेंटिव यूएई के लिए भी हैं और भारत, दोनों के लिए हैं। तो हमें उससे ज़्यादा परेशान, हमें सही। अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान का जितना कदोकामत है सही। इकोनॉमिकली और दिफाई लिहाज से, उससे मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने कहीं बढ़ के कामयाबियाँ हासिल की हैं, और आगे भी कोशिश करनी चाहिए। हमारा तो सही। इस वक्त तमाम जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं, बीजिंग है, तेहरान, रियाज और वाशिंगटन है, उन सब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। यूएई के साथ भी हम ख्वाह जी। हैं कि हमारे जो देरीना रवाबत वो बरकरार रहें। अगर वो उनका झुकाव भारत की तरफ हो रहा है तो ठीक है, उसमें हम अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश करते रहेंगे लेकिन कि हम अपना। लेकिन लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये आज़ाद खारजा पॉलिसी का मज़हर है, किस तरह के उन्होंने एग्रीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, या अगेन जिस तरह आपने कहा कि 47 लाख तो भारतीय यूएई में रहते हैं, फिर कहा जाता है कि बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट है उस मईशत के अंदर भारतीयों की, और उसके बाद अब दूसरे दर्जे पे हमें वहाँ पे इजरायली ज्यूज़ नज़र आते हैं कि उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या ये इस तरह के एग्रीमेंट्स कोई लग रहा है कि क्योंकि अब आप मईशत ही उनके रहमो करम पे है तो आपको इस तरह के एग्रीमेंट्स करने पड़ रहे हैं, या लग रहा है कि नहीं ये नीड ऑफ द डे है और यूएई को इस तरह के ही फैसले करने चाहिए थे? तो आप समझते क्या हैं कि डिपेंडेंसी सारी मईशत की क्योंकि इन ममालिक दो पे है, तो लिहाजा उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है? नहीं, ऑप्शन उनके पास है, मगर उनकी जो डिपेंडेंस बार तौर है वो अपना इंसेंटिव्स इकोनॉमिक वेट के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारत के पलड़े में वो वजन डाला है। मगर इसराइल का भी बहुत असर और रसूख है। इसराइल वर्चुअली इस वक्त बहुत सी पॉलिसीज, मुआशी पॉलिसीज खास तौर पे, और दिफाई शोबे में भी वो दरपर्दा उनकी बहुत मदद कर रहा है, उसका बहुत असर और रसूख है। सो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है। और दूसरा ये आप याद रखिए कि इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई में एक कशमकश चल रही है जीसीसी की लीडरशिप के, इसीलिए वो ओपेक से भी बाहर उसका इखराज हुआ है यूएई का। और इसीलिए यूएई इस वक्त ये समझता है कि वो एक ऐसी पॉलिसी अपनाए जिसमें सऊदी अरेबिया के साथ वो एक राइवल बन के उभरे, और जो दीगर उसकी ऑप्शंस हैं, इसराइल है, अमेरिका है, भारत है, उसकी तरफ वो ज़्यादा उसका झुकाव है। और पाकिस्तान डेफिनेटली उससे, पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश रखेगा कि जीसीसी के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, ये उनका मसला है। और वो उससे बखूबी उससे अपना मसला हल करेंगे। मगर ये सर। ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अलर्ट रहना है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें इसको बड़ा क्लोज ओवरसाइट रखें जो भारत के और इनके दिफाई खास तौर पे रवाबित हैं, क्योंकि हमें मसाइल हैं। आपको मालूम है कि भारत प्रॉक्सी वॉरफेयर कर जी। रहा है बलूचिस्तान में, और अफगानिस्तान के थ्रू भी। जी। और उसमें अगर वो तज़वीराती हलीफ या डिफेंस पैक्ट हो जाए, तो उसमें दोनों ममालिक, वो यूएई, उसका ग्वादर की पोर्ट के हवाले से एक रवैया है जी मुसादकत का, बिल्कुल। तो उस तरफ हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। तो हमें ये डेफिनेट सर, इसकी। इन चैलेंजेस का मैं जिक्र भी करना चाह रहा था, आपसे पूछना भी चाह रहा था। इनफैक्ट माजी में भी कहा जाता है कि जब तक दुबई पोर्ट चल रही थी तो गवादर तो वीरान ही रही है सर। बट अगर हम देख रहे हैं कि यूए जैसा मुल्क इतना अग्रेसिव अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा है कि हमारे साथ ताल्लुकात बहरहाल अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे कहीं एक इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ है ना सर, इस सारी के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जा रही है, डिफेंस टाइज उनके साथ हो रहे हैं, तो गोया फिर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाएंगे? पिछले कुछ दहाइयों में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये गवादर पोर्ट इसलिए ऑपरेशनल नहीं हो पा रही क्योंकि दुबई पोर्ट चल रही है, तो ये इसी तरह रहेगी।
तो अब हमारे यहाँ भी कोई सोच में बदलाव आएगा आपके ख्याल में? जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। और हमें देखिए, हमें इंटरनली भी देखना चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं। एक्सटर्नली तो मवाफिक हम्म। हालात हैं इस वक्त हमारे लिए, क्योंकि हमने सिफारती सतह पर और अस्करी सतह पर कामयाबियां हासिल की हैं। मगर हमें ये देखना है कि क्या हमने मुआशी सतह पे वो कामयाबियां उसी पेस के साथ हासिल की हैं। हमारी पोर्ट्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से वो क्या पॉलिसीज रही हैं, किस वजह से गवादर डेवलप नहीं हो सकता उस तरीके से जैसे कि गल्फ की पोर्ट्स हैं। तो हमें वो जो जितने भी कांटे हैं वो उठाने हैं, बॉटलनेक्स को रिमूव करना है और रीडबल करनी है अपनी एफर्ट्स के इस कॉम्पिटिटिव जो मुसाबकती माहौल अभी यूएई और भारत के ताल्लुकात की वजह से बना है। इसमें हमें कामयाबी उस सूरत में हो सकती है कि हम अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन इतनी मजबूत रखें, अपनी पोर्ट्स इतनी अट्रैक्टिव करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर करें कि दुनिया जो है हमारी तरफ राग़िब हो और हम सी कॉमर्स को अपनी तरफ खींच सकें। और आपको क्या लगता है सर लास्टली कि भाई इस सारे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ख़ुद मशरक़ वस्ता के लिए कितनी अच्छी बातें हैं या परेशान? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि वहाँ पे अमरीकी बेसेस नहीं हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ गोया कि अगर वहाँ पे बेसेस ना होती तो शायद इज़राइल, अमेरिका, ईरान जंग से वो ज़्यादा मुतासर ना होते। बट इस तरह के पैक्ट्स में जाना उनके लिए गोया कि उनको सिक्योर करेगा या ज़्यादा वनरेबल करेगा वॉर्स के हवाले से? क्या कहेंगे सर? मेरा ख्याल है ये मुनसर है कि जिस जिस तरीके का इस जंग का इख्तिताम होगा, और अगर तो ईरान मेन स्ट्रीम में वापस आ जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के, तो फिर तो उनसे कोई मॉडस वाइवेंडी तय हो सकता है। और उसमें इस जंग के बाद जो गल्फ के ममालिक हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या उनका जो सिंगल इन्हिसार अमेरिका और इसराइल पे था वो बेहतर था, या अभी उनके लिए और भी चॉइसेस हैं। कुछ ममालिक सऊदी अरेबिया जैसे तो ऑलरेडी वो सोच रखते हैं। और इसके बाद चीन का भी असर और रसूख खासा बढ़ेगा, क्योंकि वो एक माशी कुव्वत है, उसका ट्रेड वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है ईरान, जीसीसी के ममालिक उनके साथ। और उसका इन्फ्लुएंस उनके दिफाई शोबे की कोऑपरेशन में भी हो सकता है। तो बहुत सी तब्दीलियां आएंगी इस खत्ते में, और डिपेंड ये करता है कि ये इस जंग का ऊंट किस करवट बैठता है। अगर तो ईरान सही। के साथ कोई सेटलमेंट हो जाती है तो फिर इस पे मुस्बत असरात हो सकते हैं। अगर वो नहीं होती तो ये खित्ता इंस्टेबिलिटी का शिकार रहेगा। बहुत शुक्रिया। हमसे गुफ्तगू कर रहे ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, और बड़ी तफसील से वो बता रहे थे कि इनफैक्ट ये जो भारत और यूएई के दरमियान दिफाई शोबे के अंदर ताउन है बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये अगर टैक्सेस जिस तरह कहा जाता है कि इसराइल, भारत, यूएई का बनता है, तो ख़ित्ते में यकीनी तौर पे पाकिस्तान को भी इसको बड़ा बारीक बीनी से देखना चाहिए, क्योंकि गवादर और बलूचिस्तान के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं। और जब भारत इस पार्टनरशिप में जाएगा तो यकीनी तौर पे एक हिस्ट्री है पाकिस्तान और भारत की राइवलरी की, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एडवेंचर हो सकते हैं जो इस वक्त भी हो रहे हैं। अगर देखें हम बलूचिस्तान की सॉइल यूज़ हो रही है इंडियन प्रॉक्सीज़ के लिए। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन से मुताल्लिक़ कितना कामयाब रहा, कितना नाकाम रहा, और क्या जो बातें चीनी क़यादत की जानिब से की गई हैं वो ताइवान हो या ईरान का मामला, अमेरिका इनको कितना संजीदा लेगा। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अमरीकी सदर का दौरा चीन कितना कामयाब रहा, कितना नाकाम रहा, और साथ में जो एक डिमांड लिस्ट चीन की जानिब से आई है, अमेरिका उसको कितनी संजीदगी से लेगा। और फिर साथ में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, क्योंकि अमरीकी मीडिया ये दावे कर रहा है कि शायद अमेरिका एक बार फिर ईरान पर हमले करने की तैयारियां कर रहा है। कितना इस मामले में सदाकत है या ये अंदाज़े कितने दुरुस्त हैं, ये कितने गलत हैं? हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से सीनियर सहाफ़ी जहाज़ अबरी। उनसे पूछते हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जहाज़, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि सदर ट्रंप के दौरा चीन को किस तरह ख़ुद अमेरिका के अंदर मीडिया और वहाँ के अरकान पार्लिमान देख रहे हैं? जी देखिए, दौरा चीन को लेकर काफ़ी जो है शोर मचा हुआ है अमेरिकी मीडिया के अंदर, और अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस अरकान के बयान भी हम देख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ये दौरा था
सदर ट्रम्प कोई कुछ लेकर तो वहां से नहीं आए, कुछ कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी ले ली या कोई बहुत बड़े कोई मुआहदे हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और आपने देखा भी कि सदर ट्रम्प के दौरे के दौरान बाकायदा तौर पर जो है एक धमकी दी गई सदर ट्रम्प को, और कहा गया कि ताइवान के मामले के ऊपर जो है अगर अमेरिका ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो काफी जो है ताल्लुकात चीन और अमेरिका के दरमियान खराब हो सकते हैं। अब 1979 का जो लॉ पास हुआ था, यहाँ से कानून मंजूर हुआ था, उसके मुताबिक ये हर अमेरिकी सदर और हर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि ताइवान के मामले पर जो है अमेरिका ताइवान का दिफा भी करेगा, उसको हथियार भी फराहम करेगा, उसको फंड्स भी फराहम करेगा। लेकिन अब जो है चाइना की जो इस वक्त पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर, वो बहुत पावरफुल कंट्री के तौर पर सामने आ रहा है और तेजी से तरक्की कर रहा है हर फील्ड के अंदर। और सदर ट्रम्प जब मिले चीन के सदर से, आपने देखा सदर ट्रम्प का एक अंदाज होता है कि वो जब किसी वर्ल्ड लीडर के साथ हाथ मिलाते हैं तो उसको हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमने देखा कि उन्होंने यही कोशिश चीन के सदर के साथ भी की, लेकिन वो इसके लिए तैयार थे और वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिले। तो एक किस्म का एक पावर जो शो था वो हमने देखा, उसमें चीन के सदर ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर नजर आए। और इस धमकी के साथ साथ चीन के सदर ने ये सदर ट्रम्प को इन तमाम अपनी गुफ्तगू के अंदर ये उनको बताया है कि चीन की जो तरक्की है उसको जो है दुनिया में अमेरिका उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और इस बात पे इतफाक भी हुआ है कि चीन और अमेरिका जो है दोनों अपनी अपनी तरक्की जारी रखेंगे और दोनों को पीसफुल तरीके से एग्जिस्टेंस का हक हासिल है, और दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जो है उसके जाने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। इस पर तो इतफाक हुआ है। फिर दूसरी बात जो है, सदर ट्रम्प चीन के सदर को परखना भी चाहते थे ईरान के मामले पर चीन क्या मदद कर सकता है। और ऑब्वियसली चीन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अब नए हरमुज को खुलना चाहिए, और ये भी कहा है कि चीन ने ये कहा है कि ईरान के पास जो है वो जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ये वही मौक़िफ़ है जो मुशरिक़ वुस्ता के भी तमाम मुल्कों का है। वो समझते हैं कि ईरान के पास जो है वो जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सही। और इनफैक्ट बिजनेस कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग सदर ट्रम्प के साथ इस दौरे में मौजूद थे, कि क्या उम्मीद लेके गए थे इस हवाले से, और क्या वो उम्मीदें भी पूरी हुई हैं या नहीं हो पाई? जी देखिए, जो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री है और टेक इंडस्ट्री है वो इस वक्त अमेरिका से आगे जा चुकी है। चाइना जो इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल अमेरिका से थोड़ी बहुत हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। और इसी वजह से हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है सरमायाकार और अमेरिकी बिजनेसमैन को जो है सदर डोनाल्ड ट्रम्प एयरफोर्स वन तैयारी के अंदर साथ लेकर गए। और वहां पर इन मुलाकातों का मकसद भी यही था कि देखा जाए कि चाइना जो है वो किस तरीके से जो है इनोवेशन में इतना आगे जा रहा है, टेक के अंदर इतना आगे जा रहा है, और अमेरिका किस तरीके से जो है चीनी कंपनियों के साथ इश्तराक करके अपने चीज़ों को भी जो है मजीद बेहतरी की जानिब जो है लेके जा सकता है। जो टैरिफ वॉर शुरू की थी सदर ट्रम्प ने चाइना के साथ, उसमें तो हमें थोड़ी बहुत कमी आती हुई नजर आ रही है, और इस दौरे के अंदर उन पर भी जो है तफसील से बातचीत हुई है, जो हम अमेरिकी मीडिया के अंदर एनालिसिस देख रहे हैं। लेकिन अमेरिकी मीडिया जो है वो सदर ट्रम्प के बारे में इस दौरे को लेकर जो है कोई इतनी अच्छी बातचीत नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं जितने बड़े बड़े इदारे हैं जो गैर जानिबदार तज्जियाकार हैं, वो सदर डोनाल्ड ट्रम्प के इस दौरे को जो है एक नाकाम दौरा करार दे रहे हैं। और देखिए, सदर ट्रम्प की मकबूलियत बहुत गिरती जा रही है, और वो अपने आप को दोबारा से मकबूलियत की बुलंदियों पर ले जाने के लिए जो है वो नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना का दौरा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आप देखिए, कुछ दिन पहले खलाई मखलूक के हवाले से जो है एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया, और सारी फाइल्स जो है वो जारी की गई कि जी खलाई मखलूक जो है उसके ये शवाहिद हैं। जितनी फाइल्स, 160 फाइल्स जो है पेंटागन की वेबसाइट के ऊपर हैं। तो महसूस ऐसा हो रहा है कि सदर ट्रम्प जो है अमेरिकी अवाम की तवज्जो जो है वो दूसरे टॉपिक्स की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। और फिर सदर ट्रम्प ने देखिए ये भी एक बड़ा बयान दे दिया कि जो उनसे सवाल किया गया है कि अमेरिका की जो मईशत है वो कमज़ोर होती जा रही है, लोगों के मसाइल हैं, तो उन्होंने कहा मेरे लिए ये मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए ये मामला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना मौजूद हो। और उन्होंने गुज़िश्ता रात फॉक्स टीवी के साथ एक इंटरव्यू में बैठे थे, उसमें उन्होंने एक बात की। उन्होंने ये कहा कि ईरान ने पिछले हफ्तों में कई मरतबा जो है कहा जाए एक मुआहदे के ऊपर एग्री कर चुके थे, लेकिन जब वो सुबह उठते थे तो वो उस मुआहदे से जो है वो हट जाते थे। और उसकी वजह वो यही बता रहे हैं कि जो इस वक्त ईरानी क़यादत है और ईरानी फौज है उसके दरमियान इख्तलाफात हैं इस मामले को लेकर,
और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा है कि ईरान की सिविलियन क़यादत जो है वो कुछ और कहती है, जबकि जो इस्लामिक गार्ड्स हैं उनकी पॉलिसी कुछ और नजर आ रही है। इसी वजह से उनको वक्त दे रहे हैं कि किसी मुआहदे पर पहुंचा जा सके। लेकिन ईरानी क़यादत पे कितने डिफरेंसेस हैं, या वो किसी एक नुक्ते पे रुकते हैं या नहीं रुकते? खुद ट्रम्प साहब के बारे में भी आप उनका जो कल की स्टेटमेंट है कि जो जंग बंदी उन्होंने की है ईरान के साथ, वो पाकिस्तान को उन्होंने एक फ़ेवर दी है। अब शायद ये पाकिस्तान को किस मानों में वो फेवर तस्वर कर रहे हैं। और अब तो अमरीकी मीडिया ये भी कह रहे हैं कि शायद दोबारा वो मैदान जंग की तरफ जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे कुछ अहम अहदाफ को निशाना बनाने का फिर उनका मकसद है। वो कि जिससे पहले हमने देखा है कि जंग की शुरुआत में उन्होंने उनकी क़यादत को और उसके बाद इसी तरह उनके जो दिफाई तनसीबात उनको हिट किया। तो क्या है ऐसा कुछ कि दोबारा अमेरिका जंग के ऑप्शन की तरफ जाए, या अब ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पे बंद हैं और इंतज़ार किया जाएगा कि किसी एक एग्रीमेंट पे आए ईरान, और उसको भी लेके उनका जो एक एग्रेसिव स्टांस है कि शायद 20 साल तक के लिए ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को फ्रीज़ कर दे? क्या ऑप्शंस आपको लग रहा है कि लेगा अमेरिका? देखिए, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत जो है इस वक्त जारी है यहाँ पे। देखिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल मौजूद है कि दोबारा से ईरान के जो है कुछ मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो दोबारा से टारगेट किया जाए। मामला इस वक्त ये है कि कुछ खबरें अमेरिकन मीडिया में ये भी आई थी कि जो ईरान पर अमेरिका ने जो मिसाइलों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस्तेमाल की थी, अमेरिका की भी जो है वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी जो ये पॉज है इस जंग में दौरान दोबारा से वो मिसाइल जो है दोबारा तैयार किए जा रहे हैं, उनकी बड़ी खेप दोबारा से तैयार की जा रही है। और अमेरिका की भी जो ये इंटरसेप्टर्स थे और मिसाइल थे उनको कम उनकी कमी पड़ गई थी, और इस जो वक्फा आया हुआ है जंग के दौरान वो तेजी से जो है उन हथियारों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। दूसरी जानिब ये मामला भी सामने है कि सदर ट्रंप जो हैं उनको ये जंग से निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी मिड टर्म इंतखाबात आने वाले हैं और इंतखाबात के दौरान अगर ये जंगी माहौल रहा तो रिपब्लिकन पार्टी जो पहले ही अपनी मकबूलियत काफ़ी हद तक खो चुकी है कई मामलों के ऊपर, सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और सदर ट्रंप के और कुछ इस तरह के मामला जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत गिरती जा रही है, तो वो जंग जो है किसी भी तरीके से सदर ट्रंप के मफाद में नहीं है। दूसरी जानिब इसराइल भी अभी तक ये सदर ट्रंप पर दबाव डाल रहा है। CNN की एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई थी गुज़िश्ता रात, जिसमें CNN ने यह बताया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को इस बात का खौफ है कि सदर ट्रंप जो है ईरान के साथ कोई मुआहिदा साइन ना कर लें। इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सदर ट्रंप जो है किसी मुआहिदे के अंदर जाए ईरान के साथ, क्योंकि अगर वो ईरान के साथ जो मुआहिदा कर लेते हैं तो जो इसराइल का एक ग्रेटर इसराइल का प्लान है या जो भी उसके खित्ते के हवाले से जो उसके टारगेट्स हैं वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से हमने देखा कि वो लिबनान के अंदर भी कार्रवाइयां कर रहा है, गजा के अंदर भी पिछले दिनों फिर दोबारा से उसने बमबारी की इसराइल ने। सदर ट्रंप ने लगाम तो डाली हुई है नेतन्याहू को, और ये एक बड़ा बेहतर मौका है ईरान के पास भी कि वो इसको डील कर ले ताकि जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनको भी इसमें शिकस्त हो जाएगी। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान के अपने बहुत ज्यादा मफादात हैं इस जंग को लेकर। अगर ये जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान को भी किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए जो है वो ये सूदमंद साबित नहीं होगा। पाकिस्तान भी चाहता है कि ये बिल्कुल भी ये मामला जो है दोबारा से शुरू ना हो, और इम्कान अभी भी इस बात का मौजूद है कि जो है पीस डील हो सकती है, और पाकिस्तान इस बारे से अपनी कोशिश कर रहा है। और देखिए चाइना के साथ जो इस वक्त जो बातचीत चल रही है और चाइना के सदर से जो मुलाकात हुई है उस पर भी सदर ट्रंप ने जो है चाइना के किरदार की तरफ देखा है कि वो भी किसी तरीके से ईरान को इस मामले पर लेकर आए और किसी तरीके से किसी मुआहदे पर जो है पहुंचा जा सके। जी यकीनन इसमें तो कुछ नहीं कि सफारती सतह पे बड़ी भरपूर कोशिशें हो रही है। और आज भी पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पहुँचे हुए हैं तेहरान, और तेहरान की क़यादत के साथ गुफ्तगू करेंगे। यकीनी तौर पे कुछ मैसेज लेके गए होंगे, और ये सदर ट्रंप के दौरा चीन के बाद एक डेवलपमेंट अहम है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ख़ुद अमेरिका के अंदर कांग्रेस को भी तो ट्रंप साहब ने मुतमईन करना है, तो वो वक्त भी लगता नहीं आपको बड़ा करीब आ रहा है कि वहाँ पे भी जाके जवाब देना पड़ेगा कि जंग शुरू क्यों की गई, इसमें जो अहदाफ थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए? तो भी तक परेशान कुन एलिमेंट होगा उनके लिए। देखिए पिछले दिनों जो है अपीयरेंसेस हुई थी, पीट हेग्सेट जो कि वज़ीर दिफा हैं वो कांग्रेस में पेश हुए थे, मार्को रूबियो भी पेश हुए थे। उस हवाले से बड़े सख्त तुंदो-तेज सवालात किए गए उन दोनों से, और बताया गया था फिर कि $25 बिलियन अब तक खर्च हो चुके हैं इस जंग के ऊपर। और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो तो इस जंग को लेकर काफी सदर ट्रंप पर तनकीद कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अहमियत इस वक्त इसलिए भी कुछ ज्यादा नहीं क्योंकि उनको अक्सरियत हासिल नहीं है कांग्रेस के अंदर।
और जो भी मामला है रिपब्लिकन पार्टी जो है सदर ट्रंप को पूरे तरीके से सपोर्ट करती है, उनके हर मामले को जो है उस पर मोहर लगा देती है कि ठीक है, सदर ट्रंप को ये इख्तियारात हासिल है कि वो जो भी फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के मफादात में कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेट पार्टी इस वाले से जो है काफी सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन इस वक्त जो है कांग्रेस जो है वो बेअसर है, उसकी ताकत नहीं है इतनी, क्योंकि अक्सरियत जो है उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की है। दूसरी जानिब देखिए, यहाँ पे ये भी बात काबिल जिक्र है, जैसे कि अभी पहले भी बातचीत हो रही थी कि सदर ट्रंप जो है वो इतने डेस्परेट हैं जी। इस जंग को खत्म करने के लिए कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं पाकिस्तान भी जाकर जो है ईरान के साथ जो है किसी डील पर अगर साइन करना हुआ तो मैं पाकिस्तान भी चला जाऊंगा। तो ये उनकी डेस्परेशन का इजहार है कि वो पाकिस्तान भी जाने के लिए तैयार है मुआहदे पर किसी दस्तखत करने के लिए। और इस बात की बातें की जा रही थी कि शायद अगर चाइना के दौरे के दौरान ही किसी मुज़ाकरा किसी माहिदे पर कोई बातचीत हो जाती तो शायद सदर ट्रंप छोटा सा एक स्टॉप ओवर कर लेते पाकिस्तान का। तो सदर ट्रंप जो है वो हर वो जरिया यूज कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है इस जंग में दोबारा ना जाया जाए। वो तो बिल्कुल भी वो जो है उनके मफाद में नहीं, ना ही अमेरिका के मफाद में। अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है। गुज़िश्ता 3 साल में इतनी महंगाई नहीं आई जो गुज़िश्ता 3 महीने में आ चुकी है। हर चीज की प्राइसेस जो है वो 3 गुना बढ़ चुकी है, जो कि सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और जो लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, जो कि बड़े शहरों में ज्यादा उनके सपोर्टर्स है, वो तो इससे बहुत ज्यादा खाइफ नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो बेस है जो कि आंखें बंद करके उनको फॉलो करती है, जैसे इमरान खान को लोग फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, उनको उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जो कि सबर्ब्स हैं, जो छोटे देहात हैं, वो वहां पे जो सदर ट्रंप की एक बेस है वो तो बिल्कुल इंटैक्ट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हवाले से एक नया एनालिसिस भी आया था, तो वो तो हर तरीके से सदर ट्रंप को जो है इस पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप जो है इस जंग से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं और तमाम ऐसे उनके शराकतदार पार्टनर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो उनकी जानिब देख रहे हैं कि ईरान को फौरी तौर पर जो है किसी मुआहिदा करने पर जो है उसको जो है राजी किया जाए। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अली, हमसे गुफ्तगू थे। लेकिन यकीनी तौर पे ये जो जंग के असरात ख़ुद अमेरिका के अंदर मुतासर महसूस किए जा रहे हैं, जिससे इन्फ्लेशन फिगर्स भी ऊपर गए हैं, तो मुमकिन तौर पे नवंबर में होने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि वो सदर ट्रंप और उनकी जमात के लिए एक ड्रामा ख्वाब सा बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब वो अपनी शोहरत की भी इंतहाई निचली सतह पर चले गए हैं और जो भी उन्होंने अब तक कोई एडवेंचर्स किए हैं उसमें कोई खातिर खा कामयाबी मिल पाई, तो यकीनी तौर पे उनके लिए आने वाले दिन मुश्किलात से भरे हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद IMF का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और आइंदा माली साल के बजट की तैयारियाँ ज़ोरों पे हैं। ये बजट आवाम के लिए खुशखबरी होगा, ये एक नया इम्तिहान, गुफ्तगू का करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। IMF का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और आइंदा माली साल का बजट भी यकीनी तौर पर उनसे डिस्कस डिबेट होगा और फिर IMF की अप्रूवल से ही हुकूमत वक्त ये नया माली साल का बजट पेश करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मेहताब हैदर साहब। बहुत मेहताब वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बजट साजी हो रही है इस पे अवाम की कंजम्पशन के लिए आपसे पूछना चाहते हैं कि IMF का रोल कितना है इस सारे अमल के दौरान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बुनियादी तौर पे IMF ने जो मेजर कंटूर्स ऑफ द बजट है अपनी रिपोर्ट रिलीज की है कल, और उसके अंदर तमाम मेजर नंबर जो बजट में आने हैं वो उन्होंने बता दिए हैं। यानी बजट डेफिसिट का टारगेट जो है वो 4% है, 3.9 टू बी एग्जैक्ट। इसके अलावा प्राइमरी सरप्लस, जिसमें यानी प्राइमरी सरप्लस से मुराद है कि जो डेफिसिट आपने डेट सर्विसिंग को एक्सक्लूड करके निकालना है, उसका सरप्लस जो है वो हुकूमत ने जनरेट करना है 2% ऑफ GDP, जिसका मतलब है 3000 अरब रुपए का हुकूमत का सरप्लस जो है वो उन्होंने दिखाना है। उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे और 1727 अरब रुपए अगले माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी से वसूल किया जाएगा, जो कि इस माली साल को जो 1468 अरब रुपए का टारगेट था उससे कोई 17-18% ज्यादा है। तो बजट की चीजें जो है वो क्लियर है। अब हुकूमत के पास स्पेस यही है और पार्लियामेंट के पास भी यही स्पेस है कि ये जो 430 अरब रुपए के टैक्स लगाने हैं इन्होंने जी, ये बताएं कि किस किस चीज पे रेट बढ़ना है टैक्स का और किस किस चीज पे रेट पे कम होना है,
यही मेरे ख्याल में बजट में चीज रह गई है, जो कि जब बजट अनाउंसमेंट होगी तो उसमें क्लियरली बताया जाएगा, और फिर उसके अलावा कुछ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए स्कीम्स हुकूमत अनाउंस करेगी। तो बस यही चीजें बजट की रह गई हैं, बाकी तो सारी IMF की मर्जी के मुताबिक हो चुकी हैं। और जो डिटेल्स हैं कि किन किन चीजों में टैक्स को बढ़ोतरी देनी है, उसके लिए IMF की टीम आजकल इस्लामाबाद में मौजूद है और अगले 8 से 10 दिनों में उसको भी फाइनलाइज कर लेगी। और लेकिन मेहताब, ये बार बार हमेशा बात की जाती है जब बजट आता है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी जो अगर आप थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताएं कि कितने हैं कि जो सैलरी क्लास है कंट्रीब्यूट करती है, बिजनेस कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर मोर इम्पॉर्टेंटली बात की जाती है कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो ये भी डिमांड्स तो हैं। क्या इस बार को हम उम्मीद करें कि बेस बढ़ जाएगा, जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उनको मजीद बर्डनाइज नहीं किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम जो रिटर्न फाइलर्स हैं उनकी तादाद कोई 7 मिलियन के लगभग है जी। लेकिन अगर उसकी डिटेल के अंदर जाएं आप, तो उसमें 2.5 से 3 मिलियन ऐसे हैं जो कि रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन वो निल फाइलर्स हैं, यानी वो किसी तरह की अपनी इनकम ही शो नहीं करते। तो ये एक तरफ तो ये क्लैरिटी आ गई। सैलरी क्लास का मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 650 अरब रुपया जो है वो सैलरी क्लास ने अंडर सेक्शन 149 जो है वो हुकूमत की किटी में जमा करवाया है। उसके मुकाबले में अगर एक्सपोर्टर्स का देखें आप, तो उनका मैक्सिमम, हालांकि वो डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, वो तकरीबन 123 से 150 अरब रुपए के दरमियान है। इसी तरह रियल स्टेट का देखें, इसी तरह रिटेलर्स का देखें। रिटेलर्स का जो टैक्स इस टाइम हुकूमत क्लेम कर रही है कि उन्होंने जमा करवाया है, वो भी एक इनकम टैक्स की ऑर्डिनेंस है 236G और H, जो मैन्युफैक्चरर फाइलर और नॉन फाइलर को देता है, तो नॉन फाइलर को उस कॉस्ट के अंदर जमा करके वो दे देता है और वो रिटेल प्राइस पे लोगों के ऊपर उसका बर्डन आ जाता है। तो रिटेलर्स बुनियादी तौर पे टियर 1 के रिटेलर्स को छोड़कर, जिनकी तादाद कोई तकरीबन 12 से 14 हजार है, रिटेलर्स कोई टैक्स नहीं दे रहे। और इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में मैं आपको बताऊं कि चारों सूबाई असम्बलियों ने लेजिस्लेशन की थी, लेकिन उस पे कोई सी किस्म की कलेक्शन नहीं हुई और IMF की आंखें भी उसके अंदर बंद हैं, क्योंकि वजह ये है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का IMF ने भी कोई टारगेट नहीं रखा हुआ। हालांकि बाकी जितने टैक्सेस हैं उनका टारगेट रखा जाता है। मतलब ताजर 2 स्कीम थी तो 50 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वो वाइट टैक्स है कि जिसकी लेजिस्लेशन तो IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने किसी किस्म का टारगेट जो है वो कोई नहीं फिक्स किया हुआ था। सही। और ये जो आप फरमा रहे हैं कि इनफैक्ट ये जो पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लेवी है, गोया कि उसमें भी कह रहे हैं कि अगले साल में शायद 18% का इजाफा होने जा रहा है, तो फिर हम इस बात का खदशा रखें कि अगर मशरक़ वस्ता के अंदर हालात पुरअमन भी हो गए, जंग ख़त्म भी हो गई, सप्लाई चेन बेहतर भी हो गई, तो जो कीमतें इस वक्त बढ़ी हैं ये तो फिर नीचे आती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने अपने टारगेट्स को मीट करना है। उसके लिए हमारे पास आसान रास्ता तो यही है कि लेवी को मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि कोई आवाम इस एरिया में कोई रिलीफ मिल पाएगा? ये जो कीमतें बढ़ गई हैं वो लेवी को गोया के हासिल करने के लिए इसको उसी तरह रखा जाएगा जैसे ये आगे बढ़ चुकी हैं अब? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे 2 बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि पिछले माली साल में जब फाइनेंस बिल अप्रूव किया जा रहा था, तो इससे पहले आपको याद होगा कि पेट्रोलियम लेवी की एक लिमिट होती थी, उस लिमिट से हुकूमत ऊपर नहीं जा सकती थी जी। लेकिन पार्लियामेंट ने पिछले साल जब बजट को पास किया तो उन्होंने लेवी के ऊपर किसी किस्म की लिमिट कोई नहीं मुकर्रर की। अब अनलिमिटेड जो है वो हुकूमत के पास इख्तियार है कि हुकूमत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उस लेवी को जितना चाहे बढ़ा सकती है। IMF के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ था इस माली साल के लिए कि इन्होंने पेट्रोल के ऊपर भी और डीजल के ऊपर भी 80-80 रुपए लेवी लेनी थी। तो इस वजह से अगर आप अभी रिसेंटली ये जो अभी हुआ है, इससे पीछे अगर आप देखें लास्ट वीक जी, तो बिल्कुल एंड उसी के मुताबिक हमने देखा कि उसको लेवी को 118 रुपए पेट्रोल पे और 45 रुपए जो है वो डीजल के ऊपर किया गया। और रात को भी हालांकि प्राइस उसमें लेवी के अंदर रद्द बदल किया गया, लेकिन IMF की जो एग्रीमेंट है उससे अलाइंड है ये। तो जो अगले माली साल का टारगेट है
दो बातें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है इस वार के दौरान, उसकी जब तक रेस्टोरेशन नहीं होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, उस टाइम तक प्राइसेस नॉर्मलाइज नहीं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ हम IMF के साथ फिर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कि अगले माली साल के दौरान जो इस साल हमने 1468 अरब रुपए टारगेट रखा है, हालांकि बाय एंड जून ये 1560 को क्रॉस कर जाएगा, तो अगले माली साल के दौरान हमने मजीद उसके ऊपर 1727 अरब रुपए अगले माली साल के दौरान जमा करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्राइसेस थोड़ी सी नीचे भी आ जाएं तो लिमिट हमने पेट्रोलियम लेवी की बढ़ानी है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो नियर फ्यूचर में पेट्रोलियम की प्राइसेस ज्यादा नीचे आती हुई नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मेहताब, ये भी बताइएगा, हर बार ये बात होती है कि जो टैक्स कलेक्शन मशीनरी है विच इज़ FBR, इनफैक्ट वहाँ पे बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जब भी टारगेट्स होते हैं वो मीट नहीं हो पाते। तो आपको क्या लगता है, गोया कि टैक्स एविजन के लिए जो लूप होल्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं, या ख़ुद मशीनरी के अंदर बड़ी ख़राबियाँ हैं जिनको दुरुस्त करना ज़रूरी है, और अगर इस हवाले से कोई अहदाफ रखे गए तो उनको पूरा भी किया गया है, या अगेन इसको भी IMF सरफ नज़र कर रहा है कि अगर टारगेट स्पीड नहीं भी हो तो कोई नहीं, ठीक है? IMF का बुनियादी मसला जो है वो FBR के टारगेट को वो बात तो करते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन उनका बुनियादी जो हदफ है वो बजट डेफिसिट और प्राइमरी बैलेंस है। वो चाहते ये है कि ये जो डेफिसिट है इसमें डेट सर्विसिंग को निकालकर बाकी चीजें और अखराजात को इस अंदाज में किया जाए कि वो सरप्लस जनरेट करे, और उसके दो तरीके उन्होंने ढूंढ लिए हैं। एक तरीका तो डेवलपमेंट बजट जो है वो अल्टीमेटली उसका विक्टिम होता है, और दूसरा ये है कि सूबों को इंसेंटिवाइज किया उन्होंने इस अंदाज में, क्योंकि सूबों के पास NFC के तहत ज्यादा पैसे जा रहे हैं तो सूबे जो है वो सरप्लस जनरेट कर रहे हैं। तो ये दो वजूहत उन्होंने सामने रख ली हैं ताकि वो जो प्राइमरी सरप्लस है उसको अचीव किया जा सके और IMF के बोर्ड को भी मुतमिन किया जा सके। FBR की जहां तक इस्लाहात का ताल्लुक है, इस साल माली साल के दौरान अभी तक 684 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, और बाय एंड जून तक कम से कम 1 ट्रिलियन तक का शॉर्टफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है। FBR में रिफॉर्म्स की बात तो की गई, लेकिन उन रिफॉर्म्स का जो नताइज सामने आने चाहिए वो अभी तक सामने नहीं आए। अभी तो रिसेंटली कुछ इस तरह की भी चीजें सामने आ रही हैं कि सेनेटर्स जो हैं वो भी कुछ बातें कर रहे हैं और FBR और वो खड़े हैं एक दूसरे के आमने सामने। हालांकि FBR का मौक़िफ़ उसमें ये है कि बहुत से लोग उसमें ऐसे हैं जो कि टैक्स एविजन के अंदर मुलविस है और वो इस तरह के कारोबार के अंदर मुलविस हैं कि जो पूरी तरह से टैक्स नेट के अंदर नहीं आ रहा या टैक्स चोरी के अंदर मुलविस है। तो एक टेंशन की सूरत हाल तो बन रही है, लेकिन FBR में कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि FBR में इस्लाहात की जरूरत है। एसेट बियॉन्ड मीन्स के बहुत सारे इश्यूज हैं। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के तहत इस साल से पहले भी एसेट डिक्लेरेशन होती है, लेकिन हुकूमत ने IMF के साथ एग्री किया है कि इसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, और अगर किसी के पास कोई उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा तो उसके आगे प्रोसीड भी करने की बातें हो रही हैं। तो यहाँ तक तो इस्लाहात हैं, लेकिन उन इस्लाहात के जो डिविडेंड्स हैं वो अभी तक सामने नहीं आए। और बिजनेस कम्युनिटी भी बड़ी परेशान है अगर देखा जाए मेहताब। तो ये जो इनपुट कॉस्ट हमारी एनर्जी की शक्ल में, गोया कि बिजली गैस के प्राइसेस और साथ में मैसिव टैक्सेशन, सुपर टैक्स भी अब तो उसमें ऐड हो चुका है, तो हम ये जो गोया के एक्सपोर्ट्स को गोया के आगे ले जाना, इंपोर्ट्स को कम करना, ट्रेड बैलेंस को कहीं गैप को नैरो करना, इसके इम्कानात अगले साल कैसे लगते हैं आपको? और फिर साथ में ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डबल डिजिट में रहेगा, वो भी नीचे आने का कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है अगले साल में कि नहीं सर? अगले साल में तो देखिए बुनियादी तौर पर बाय एंड जून अगर ये प्राइसेस इसी तरह से बरकरार रहती हैं तो लग ये रहा है कि ये 14 से 15% तक इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे टच कर जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने के चांसेस नहीं है, बल्कि हमने इन राइटिंग में IMF को लिख के दिया हुआ है कि अगर CPI बेस्ड इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जाएगा। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है इस टाइम, उसके नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months पीरियड। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने सवाल किया
ट्रेड बैलेंस का, जी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है वो इस टाइम भी वर्सन हो रहा है, और उसको जो फाइनेंस कर रहा है वो रेमिटेंसेज हैं। हमारे रेमिटेंसेज की वजह से हमारी बचत हो रही है। लेकिन ये जो इस टाइम खिते की सूरत हाल है, और उसके नतीजे में रेमिटेंसेज के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, और IMF ने इस बात का भी कहा है कि रेमिटेंसेज के ऊपर ये जो खलीज की जंग है, इसके नतीजे में पाकिस्तान जो रेमिटेंसेज हैं और जो इस साल $40 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगी, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड में इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। और लास्टली ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि अब इस माली साल का जो आइंदा माली साल का बजट है, लोग इसको कोई खुशखबरी के तौर पे लें या एक नए इम्तिहान आ रहा है आवाम के लिए, जिसमें अगेन एक आम आदमी के ऊपर एक दबाव सी कैफियत बनती हुई नजर आएगी? देखिए, बुनियादी तौर पर IMF के प्रोग्राम के अंदर मेजर तो हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे सकती, लेकिन चंद एक शोबे ऐसे हैं कि जहां पे हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF को कन्विंस किया जाए। फॉर इंस्टेंस, ये जो सुपर टैक्स है, इसके हवाले से कि ये खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको ग्रेजुअली जो है वो इसके रेट्स जो है वो कम किए जाए। इसी तरह जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर भी आपको पता है बड़ा बर्डन है, और वो बर्डन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो इस टाइम सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो नेशनल किटी के अंदर है। तो कोशिश हुकूमत की यहाँ पे भी यही है कि कुछ रेट्स को सैलरीड क्लास के लिए भी मुख्तलिफ स्लैब जो है उनमें कमी की जाए, क्योंकि टैक्स बर्डन वहां पे पहुंच चुका है कि जहां पे अगर रेट्स बढ़ाने की बात की गई तो इसके नतीजे में जो पाकिस्तान का इलिसिट या ग्रे और इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसकी तरफ जो है वो लोग शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि रेट्स को कम से कम बढ़ाया जाए और टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए। लेकिन टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की बातें तो हुकूमत बड़े दिनों से कर रही है, लेकिन ना तो रिटेल सेक्टर पे वो कर सकी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर का मैंने बता दिया कि लेजिस्लेशन हुई भी, लेकिन उसके ऊपर भी हुकूमत किसी किस्म का कलेक्ट करने में नाकाम रही है। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर, बड़ी तफसील से बता थे कि आने वाले माली साल के बजट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, IMF की तरफ से क्या डिमांड्स हैं, और हुकूमत के पास कितनी स्पेस है, फिस्कल स्पेस है कि वो आम आदमी को कोई रिलीफ दे सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।